किस्त 2, इल्म की रोशनी और तारीकी। विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन ने आज अपनी कहानी जारी रखी। इसका चेहरा अब भी बीमारी और थकन की अलामत जाहिर कर रहा है, लेकिन जब उसने अपनी जवानी के इन दिनों का जिक्र शुरू किया तो इसकी आंखों में एक आर्जी चमक आ गई, शायद खोए हुए जोश का अक्स या फिर गहरे पछतावे की एक और परत। उसकी कहानी इतनी पुरतफसील है कि मैं उसे अपने अल्फाज में समेटने की बजाय ज़्यादातर उसी के बयानात में नकल करने की कोशिश करूँगा। विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन की ज़बानी। अनगर सटडट का सफ़र तवील और थका देने वाला था, लेकिन हर मील के साथ मेरी बेचैनी बढ़ती जाती थी। मैं एक नई दुनिया में दाखिल हो रहा था, ऐसी दुनिया जहां मेरे तमाम सवालात के जवाब मिल सकते थे। जब मैंने यूनिवर्सिटी की इमारतों के मीनार देखे तो मेरा दिल दिक से हुआ। यहाँ हर तरफ इल्म की रूह मौजूद थी। पहले हफ्ते में मुझे मुख्तलिफ प्रोफेसरों से मिलने का मौका मिला। सबसे पहले मुलाकात हुई प्रोफेसर करम्पे से, जो नफ्सियात के उस्ताद थे। वो एक बुजुर्ग शख्स थे जिनकी दाढ़ी सफ़ेद हो चुकी थी और आंखों में एक ख़ास तरह की सख्ती थी। फ्रैंकेनस्टाइन, इन्होंने कहा जब मैंने अपना तारुफ करवाया, मैंने तुम्हारे वालिद का ख़त पढ़ा है। वो तुम्हें एक होनहार तालिब इल्म करार देते हैं, लेकिन मैं तुम्हें खबरदार करता हूँ, यहाँ हम अफसानवी ख्यालात पर वक्त नहीं ज़ाया करते, हम हकीकी साइंस पढ़ाते हैं। मैंने जोश के साथ अपनी दिलचस्पियों का इजहार किया। सर, मैं ज़िंदगी के बुनियादी उसूलों को समझना चाहता हूँ। क्या हम वाकई ये जान सकते हैं कि ज़िंदगी क्या है? करम्पे की भन्नी तने। ज़िंदगी ये सिर्फ एक पेचीदा मशीन है, एक घड़ी की तरह। हम इसके पर्जों को समझ सकते हैं, लेकिन इसमें कोई राज नहीं, कोई रूह नहीं। और इन पुराने अगरीपा पैरासिलसिस वाले, इन्होंने हाथ हिलाया, वो सब जहालत के दूर की पैदावार हैं। तुम जदीद साइंस सीखो, नौजवान। लेकिन उनके अल्फाज ने मुझे मुतमईन नहीं किया। क्या वाकई सब कुछ इतना ही सादा था? क्या ज़िंदगी महज कीमियाई ताआमिलात का मजमुआ थी? एक हफ्ते बाद मेरी मुलाकात प्रोफेसर वालडमिन से हुई। ये मुलाकात मेरी ज़िंदगी बदल देने वाली साबित हुई। प्रोफेसर वालडमिन कीमिया के शोबे से ताल्लुक़ रखते थे। वो करम्पे से उम्र में छोटे थे, शायद 50 साल के करीब, लेकिन उनकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो सिर्फ हकीकी इल्म के मतलाशीव में होती है। उनकी लेबॉरेटरी दूसरे प्रोफेसरों से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। यहाँ नए आलात थे, अजीब मशीनें, और हर तरफ किताबें बिखरी हुई थीं। आप विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन हैं? इन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे हाथ में पकड़ी किताब पर नज़र डालते हुए। ये अगरीपा ही की एक और किताब थी। आप पुरानी कीमिया में दिलचस्पी रखते हैं? मैं शर्मिंदा हो गया। सिर्फ उमूमी दिलचस्पी है, सर। शर्माइए मत, इन्होंने कहा, एक कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए। अगरीपा और उन जैसे दूसरे लोगों ने बहुत सी गलतियां की, लेकिन उनका बुनियादी मकसद काबिल सिताइश था, फितरत के राजों को समझना। फ़र्क सिर्फ इतना है कि अब हमारे पास बेहतर ज़राए हैं। इन्होंने अपनी लेबॉरेटरी में घूमते हुए मुख्तलिफ आलात की वजाहत शुरू की। देखिए, जदीद कीमिया ने हमें वो ताकत दी है जो पहले जादूगर ख्वाब में भी नहीं देख सकते थे। हम मरकबात बनाते हैं जो बीमारियों को दूर करते हैं। हम अनासिर को अलग करते हैं। हम फितरत के कवानीन को न सिर्फ समझते हैं बल्कि इन्हें इस्तेमाल भी करते हैं। उनकी बातों ने मुझे मसहूर कर दिया। लेकिन ज़िंदगी का राज प्रोफेसर, क्या हम कभी उसे समझ पाएंगे? वालडमिन ने रुककर मुझे गहराई से देखा। ज़िंदगी कोई राज नहीं है फ्रैंकेनस्टाइन, ये एक अमल है, एक कीमियाई अमल। और जहाँ तक तख्लीक की बात है, इन्होंने थोड़ा सा तौक़ुफ़ किया, हम पहले ही बहुत कुछ कर चुके हैं। मसनूई तरीक़े से कुछ मरकबात बनाए जा चुके हैं जो कुदरती तौर पर जानदारों में पाए जाते हैं। लेकिन क्या हम ज़िंदगी खुद तख्लीक कर सकते हैं? मेरा सवाल मेरे मुंह से निकल गया। वालडमिन खामोश हो गए। लम्हा भर बाद इन्होंने कहा, ये एक ख़तरनाक सवाल है। अखलाकियात और मज़हब के लिहाज से हमें इस हद को पार नहीं करना चाहिए, लेकिन साइंसी तौर पर मुझे यकीन है कि ये मुमकिन है। ये जुमला मेरे दिल व दिमाग में नक्श हो गया। ये मुमकिन है। इस दिन के बाद मैंने अपना तमाम वक्त वालडमिन की लेबॉरेटरी में गुजारना शुरू कर दिया। मैंने नफ्सियात के इसबाक तर्क कर दिए। करम्पे की रिवायती सोच मुझे बंदिश महसूस होती थी। वालडमिन ने इब्तिदा में मेरा शौक देखकर मुझे खबरदार किया, विक्टर, इल्म एक दो धारी तलवार है। हमें हमेशा जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन मैं किस कदर जिम्मेदार था? मैंने सिर्फ एक चीज़ देखी, इम्कान। जिंदगी तख्लीक करने का इम्कान, मौत को शिकस्त देने का इम्कान, अपनी मुझ जैसी मौतों को रोकने का इम्कान। 2 साल तक मैंने वालडमिन के ज़ेर साया अनथक मेहनत की।
मैंने कीमिया, हयातियात, बर्फकारी के नए तजर्बात काफ़ी हर वो इल्म हासिल किया जो मुमकिन था। वालडमीन मेरे जोश से मुतासिर थे, लेकिन वो बार बार मुतनब्बे करते, तुम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हो विक्टर। इल्म दरख्त की तरह है, इसकी जड़ें मजबूत होनी चाहिए। लेकिन मैं सब्र नहीं कर सकता था। रातों को जब पूरी यूनिवर्सिटी सो चुकी होती, मैं अपने कमरे में बैठा किताबें पढ़ता रहता। मेरा ज़हन एक ही ख्याल पर मरकूज था, अगर ज़िंदगी एक कीमियाई अमल है तो हम उसे दोहरा सकते हैं। एक रात एक वाक़या ने सब कुछ बदल दिया। मैं शहर के मुज़ाफ़ात में एक पुरानी इमारत के पास से गुजर रहा था कि अचानक आसमान में बिजली कड़की। बारिश होने लगी। मैंने देखा कि एक बलूत का पुराना दरख्त बिजली की कड़क से टुकड़े टुकड़े हो गया। इस मंजर ने मुझे हैरत में डाल दिया। यही तो वो क़ुव्वत थी जिसके बारे में कदीम लोग कहते थे कि ये आसमान से आती है, बिजली। मैंने दौड़कर वालडमीन के पास पहुंचा। प्रोफेसर, बिजली, यही तो वो अंसर है जो ज़िंदगी में हरकत पैदा करती है। वालडमीन ने मेरी बात सुनी, लेकिन उनका रद्द अमल वो नहीं था जिसकी मैं तवक्को कर रहा था। बिजली एक ताकतवर क़ुव्वत है विक्टर। हम इस पर तजर्बात कर रहे हैं। गैल्वानी ने मर्दे फ्रॉग्स की टांगों को बिजली से हरकत देकर दिखाया है। लेकिन ये ज़िंदगी नहीं है, ये सिर्फ एक उज़लाई हरकत है। लेकिन अगर हम दुरुस्त हालत में, दुरुस्त मवाद पर, दुरुस्त मिक़दार में बिजली का इस्तेमाल करें। मैंने इसरार किया। वालडमीन का चेहरा संजीदा हो गया। विक्टर, तुम इस खतरनाक रास्ते पर चल निकले हो। मैं तुम्हें रुकने का मशवरा देता हूँ। लेकिन मैं रुक नहीं सकता था। मेरा ज़हन अब एक ही मंसूबे पर मरकूज हो चुका था, एक इंसान बनाओ। मुर्दा मवाद से ज़िंदगी पैदा करो। मैंने वालडमीन की लेबॉरेटरी में अपना वक्त कम कर दिया। मेरा एक नया मकसद था। मैंने शहर के बाहर एक अलग थलग कमरा किराए पर लिया, जिसे मैं अपनी ज़ाती लेबॉरेटरी बनाना चाहता था। ये एक पुरानी इमारत का ताखाना था, जहाँ रोशनी कम पड़ती थी और हवा में नमी थी। लेकिन यही प्राइवेसी मैं चाहता था। मेरा पहला कदम जिस्मानी आज़ा जुमा करना था। मैं कब्रिस्तानों का रुख करता, अक्सर रात के अंधेरे में। मैं अब भी वो पहली रात याद करता हूँ जब मैंने एक ताज़ा कब्र खोदी थी। हाथ कांप रहे थे, दिल दिक दिक कर रहा था। लेकिन जब मैंने मुर्दा जिस्म देखा तो मेरा खौफ एक अजीब सी लालच में बदल गया। ये मेरी साइंस के लिए ज़रूरी था। ये एक बड़े मकसद के लिए था। मैं सृजन बन गया। मैंने इंसानी जिस्म की साख्त का मुताला किया। हड्डियों, पट्टे, आसाब, खून की नालियों, हर चीज़ का अपना फंक्शन था। मैंने मुर्दा आज़ा को जोड़ने का तरीक़ा सीखा। मैंने मुख्तलिफ लाशों से बेहतरीन हिस्से मुंतखब किए, एक मजबूत दिल, लंबे हाथ, बड़ा दिमाग वाली खोपड़ी। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज था ज़िंदगी की शमा को रोशन करना। मैंने बिजली के तजर्बात शुरू किए, मुख्तलिफ जानवरों पर, मुर्दा कुत्ते, बलिया चूहे। मैंने देखा कि बिजली के झटके से वो फड़कते थे, लेकिन फिर साकत हो जाते। ये ज़िंदगी नहीं थी, ये महज एक मैकेनिकी हरकत थी। 2 साल गुजर गए। मैंने अपनी लेबॉरेटरी में एक वसी ढांचा तैयार किया। ये आदम की शक्ल में था, लेकिन बहुत बड़ा, करीब 8 फीट लंबा। मैंने हर अज़ू को एहतियात से जोड़ा, टांके लगाए, नालियाँ मिलाएं। मेरा काम दिन रात जारी रहता। मैंने खाना पीना तकरीबन तर्क कर दिया था। नींद के बगैर रात गुजारी जाती। मैं अपने आप को भूल चुका था। मेरा वजूद सिर्फ एक मकसद था, अपनी तख्लीक को ज़िंदगी देना। वालडमीन ने मुझे ढूंढा। जब इन्होंने मेरी हालत देखी, आंखें अंदर को धंसी हुई, जिस्म दबला पतला, हाथ कांपते हुए, तो इन्हें सख्त सदमा हुआ। विक्टर, खुदा के लिए, तुमने अपने आप को किस हाल में डाल लिया है? इन्होंने कहा, मेरे कंधे पकड़कर। मैं करीब हूँ प्रोफेसर, मैंने कमज़ोर आवाज़ में कहा। मैंने वो सब कुछ हासिल कर लिया है जो ज़रूरी था। अब सिर्फ एक कदम बाकी है। इन्होंने मेरी लेबॉरेटरी में इर्द गिर्द देखा, अजीब आले, किताबें, केमिकल्स के बर्तन। फिर उनकी नज़र इस ढांचे पर पड़ी, जो एक बड़े मेज़ पर पड़ा था, एक सफ़ेद कपड़े से ढका हुआ। ये किया है विक्टर? उनकी आवाज़ में खौफ था। मैंने कपड़ा हटा दिया। वालडमीन का चेहरा फौरन सफ़ेद पड़ गया। वो चंद कदम पीछे हटे, ऊँट कांप रहे थे। खुदा की पनाह, तुमने ये किया कर डाला। ये तरक्की है प्रोफेसर, मैंने जोश से कहा। ये वही है जिसके बारे में आपने बताया था, फितरत के कवानीन को इस्तेमाल करना। ये फितरत नहीं है, इन्होंने चीख कर कहा। ये कफर है, ये शैतानी है। तुमने एक रोबोट बनाया है, एक गुड़िया, लेकिन ये जिंदा नहीं होगा विक्टर। होगा, मैंने इसरार किया। मुझे सिर्फ दुरुस्त मिक़दार में बिजली की ज़रूरत है। एक तूफ़ान की।
जैसा कि आसमानी बिजली में होता है। वालडमीन ने सर हिलाया, आंखों में रहमत और खौफ के जज्बात थे। विक्टर बेटा, मैं तुम्हें इल्तिजा करता हूँ, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए रुक जाओ, ये तबाही की तरफ ले जाएगा। लेकिन मैंने उनकी बात नहीं सुनी। मेरा ईमान पुख्ता था। मैंने इन्हें बाहर जाने को कहा। अगर आप मेरा साथ नहीं दे सकते तो कम अज़ कम मेरी राह में रुकावट ना बने, मैंने कहा। वालडमीन ने मुझे आखिरी बार देखा, ऐसे नज़रों से जैसे वो मुझे आखिरी बार देख रहे हों, और चले गए। अब मैं बिल्कुल तन्हा था। मेरी लेबोरेटरी मेरा घर बन चुकी थी। मैं बाहर की दुनिया से कट चुका था। हेनरी कलीरूल के खतूत भी बगैर जवाब के पड़े रहते। एलिज़ाबेथ के खतूत, जो पहले मेरी ज़िंदगी का सहारा थे, अब सिर्फ मेज़ पर पड़े रहते। मैं इन्हें पढ़ता भी नहीं था। मेरे पास वक्त नहीं था। नवंबर की एक रात मौसम खराब होने लगा। बादल गरजने लगे। मैंने अपनी खिड़की खोली और देखा कि आसमान में बिजली कड़क रही है। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। वक्त आ गया है। मैंने अपनी मशीन तैयार की, बड़ी बड़ी बैटरियां, तांबे के तार, एक बड़ा जनरेटर जिसे मैंने खुद डिज़ाइन किया था। मैंने तारों को इस ढांचे से जोड़ा जो अभी तक बेजान पड़ा था। बाहर तूफान जोर पकड़ रहा था। हवा सीटी बजा रही थी। बारिश जोरदार हो चुकी थी। और फिर वो लम्हा आया। आसमान में बिजली कड़की और मेरे जहन में ख्याल आया, क्या अगर मैं बराह रास्त आसमानी बिजली इस्तेमाल करूं। मैंने अपनी छत पर एक लंबा लोहे का राड नस्ब किया, जिसे तांबे के तारों से मेरी मशीन से जोड़ दिया। एक और कड़क बिजली करीब तर। मैंने स्विच पर हाथ रखा। मेरा हाथ कांप रहा था। क्या मैं वाकई ये करने जा रहा हूँ? माँ की तस्वीर मेरे जहन में आई। एलिज़ाबेथ का चेहरा, हेनरी की मुस्कुराहट, वलीम का मासूम सवाल, विक्टर तुम हमें खिलौने लाना, वादा। फिर वालडमीन की आवाज़, ये तबाही की तरफ ले जाएगा। लेकिन फिर मेरे जहन में वही पुराना जोश लौट आया। ये मुमकिन है, मैं ये कर सकता हूँ। मैं दुनिया को दिखा दूंगा कि मौत को शिकस्त दी जा सकती है। एक ज़बरदस्त कड़क बिजली ने आसमान को चीर डाला। मेरी मशीन में से चिंगारियां निकलने लगीं। तार गर्म हो गए। मैंने स्विच ऑन किया। एक तेज रोशनी, एक जोरदार धमाके की आवाज़, और फिर विक्टर रुक गया। उसकी सांस तेज हो गई। इसकी आंखों में वही खौफ था जो शायद सालों पहले इस रात महसूस किया था। वाल्टून ने अपने खत में लिखा, मार्गरेट, विक्टर यहाँ रुक गया। इसका चेहरा पसीने से शराबवर था। इसने कहा, मेरी कहानी का ये वो हिस्सा है जिसे मैं बार बार ख्वाब में देखता हूँ। जब मैं आंखें बंद करता हूँ तो वो लम्हा फिर से जिंदा हो जाता है। मुझे अब आराम की ज़रूरत है। मैंने इसे इसके कमरे में जाने दिया, लेकिन मेरे जहन में सवालात का अंबार लगा हुआ है। इसने किया तख्लीक किया? क्या वाकई वो जिंदा हो गया? और अगर हाँ तो फिर क्या हवा? मुलाहों में बातचीत हो रही है। वो मखलूक को दोबारा देखने की बातें कर रहे हैं। बाज़ कहते हैं कि वो रात को जहाज़ के इर्द गिर्द तैरती हुई नजर आती है। मैं इन बातों पर यकीन नहीं करता, लेकिन कुछ अजीब सा ज़रूर हो रहा है। इख्तिताम, विक्टर ने अनथक मेहनत के बाद अपनी तख्लीक को ज़िंदगी देने के करीब पहुंच गया है। तूफ़ानी रात में उसने फैसला किन अक़दाम उठाया, लेकिन क्या वाकई इसकी मखलूक ज़िंदा हो गई? और अगर हाँ तो विक्टर का इसके साथ पहला सामना कैसा हवा? वालडमीन के ख़दशात दुरुस्त साबित होंगे या विक्टर तारीफ़ रकम करेगा? अगली क़िस्त में हम देखेंगे कि तख्लीक के बाद क्या हवा और विक्टर की ज़िंदगी कैसे बदल गई। अगली क़िस्त में विक्टर अपनी तख्लीक को ज़िंदा देखता है, लेकिन फ़ख्र की बजाय घिन और खौफ महसूस करता है। वो बेहोश हो जाता है, बीमार पड़ जाता है, और जब सेहतयाब होता है तो उसे पता चलता है कि इसके छोटे भाई वलीम की मौत हो गई है। जीनीवा वापसी पर वो मखलूक को जंगल में देखता है और यकीन कर लेता है कि उसी ने वलीम को मारा है।